डरावनी दुल्हन पार्ट 6 देखने से पहले अगर आपने बाकी के पार्ट यानी पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, वरना आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। जैसा कि आपने पार्ट 5 के लास्ट में देखा, जो लड्डू वो नई नवेली दुल्हन ने मिंटू को दिया था वो खाकर मिंटू की मौत हो जाती है। और ऐसे ही जैसे मिंटू की मौत हुई होती है ऐसे ही बहुत सारे बच्चों की भी मौत हो जाती है। ये एक मौत का सिलसिला बन चुका था। कुछ दिनों बाद खबर आई कि दिनेश चाचा की पत्नी गर्भवती है। ताऊजी ने सोचा कि वो उनको बधाई दे आए, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता है तो ताऊजी बिना पूछे ही अंदर चले जाते हैं। और उन्होंने जो अंदर जाते ही देखा उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने अंदर जाते ही देखा कि सामने दीवार पे एक माला लटक रही है जो कि जानवरों के सिर की बनी है। वो देखते ही ताऊजी के तो होश उड़ गए और वहाँ से भाग पड़े। वो घर पहुँचते ही सोचते हैं कि नहीं, ये मेरा वहम होगा। चलो अब आगे की स्टोरी समझते हैं। भाभी के गर्भ के हर एक नए महीने में गांव के एक बच्चे की मौत हो जाती और वो सब देखने के बाद ताऊजी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। ताऊजी खाना खाते समय ये बच्चों की मौत और सरों की माला। तभी ताऊजी की पत्नी, क्या हो गया है आपको? आजकल आप खुद से बड़बड़ाने लगे हो। मुझे लगता है जो गांव में हो रहा है उनसे भैया बहुत तनाव में आ चुके हैं। मुझे लगता है अब हमें इन्हें बाहर नहीं जाने देना चाहिए। थोड़े दिन घर में आराम करेंगे तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। आपका भाई सही कह रहा है, चलिए आराम कर लीजिए। लेकिन ऐसा किसको पता था कि भाभी के गर्भ के आखिरी महीने में वो हमारे घर का ही निशाना बना देगी। नहीं, हमें छोड़कर चली गई रिया। मुझे सब पता है, ये सब उस चुड़ैल का काम है। हमें उसे खत्म करना होगा। किसने किया ये सब? ये सब दिनेश की पत्नी ने किया है। ताऊजी ने उनकी सारी बातें हमें विस्तार से बताई। उस चुड़ैल ने अपनी गोद भरने के लिए हमारे बच्चों की बलि चढ़ा दी। उसने अपनी गोद भरने के लिए 9 बच्चों की बलि चढ़ाई है। जब ये लोग दिनेश की हवेली के पास पहुंचे, दिनेश अपनी नई संतान को घर के अंदर टहला रहा था। ए दिनेश, बाहर निकल। अरे भैया, आइए आइए, आप बहुत ही सही समय पर आए हैं। ये देखिए, हमारे खानदान का वारिस आया है। हम सबके बच्चों को मारकर तेरी लुगाई ने अपनी गोद भरी है। तू चल यहाँ से। इनकी हकीकत पूरे गांव वालों को बताते हैं, फिर वो लोग बताएंगे कि इनका क्या करना है। पर भैया मेरी बात तो सुनिए। देख दिनेश, अगर तू भी बीच में आया तो हम तुम्हें भी ना चाहते हुए मार देंगे। पिताजी और ताऊजी ने पूरे गांव को बता दिया और पूरे गांव के लोग सावधान हो गए और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब तक वो दिनेश चाचा की हवेली पर पहुंचे, दिनेश चाचा ने अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर आत्महत्या कर ली। तो सर जी, ये है पूरे हवेली का राज। लेकिन एक बात बताओ कि तुम्हें कैसे पता है कि वो चुड़ैल वापस आ गई? अरे सर जी, मेरे को तो इसलिए पता है कि जो उसका विरोध कर रहे थे वो उनसे बदला ले रही है। हाँ ठीक है बंटी, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि हमारा पानी खत्म हो चुका है। तुम जल्दी से जल्दी पानी का इंतजाम कर लो। यहाँ पर तो पानी भरने का कोई नल नहीं है। कोई बात नहीं, मैं नैना मैडम के वहाँ से भर ले आता हूँ। क्या हुआ बंटी, कुछ चाहिए क्या? हाँ, पानी चाहिए था। ठीक है, आ जाओ, लेकिन आगे के लिए पाइप ले आना। तुम्हारे उस लपंगे साहब को मैं अपने घर में नहीं घुसने दूंगी। नैना मैडम, आखिर आपको साहब से क्या तकलीफ है? नैना बोली, कई साल पहले हमारा रिश्ता तय हुआ था। वो हमारी शादी का दिन था। सब बहुत ज्यादा खुश थे। आज हमारी नैना बहुत ही सुंदर लग रही है। जीजाजी तो तुम्हें देखकर बेहोश ही हो जाएंगे। अरे यार, अब बस भी करो यार। उस टाइम मुझे पता लगा कि लोगों को बदलते समय नहीं लगता। अबे पागल आदमी, तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं है। अरे ये तो सासू माँ की आवाज लग रही है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मैं अचानक से 15 लाख कहाँ से लेकर आऊँ? अरे इतने फटीचर हो क्या तुम, जो तुम 15 लाख भी नहीं ला सकते? क्या हुआ पिताजी, क्या कह रही है ये? देखना नैना बेटा, ये कह रही है कि मुझे अब 15 लाख रुपए चाहिए। आप रुकिए पिताजी, मैं अभी विक्रम से बात करती हूँ। वो तुम्हारा फोन नहीं उठाएगा। उसने ही मेरे को बोला कि वो बिना दहेज के शादी नहीं करेगा, इसलिए तुमको 15 लाख तो देने ही पड़ेंगे। मेरे पापा उनकी पगड़ी मेरी सासू माँ के पैर में रखने जा रहे थे, तो फिर मैंने कहा रुकिए पापा, अगर विक्रम को
दहेज से इतना ही प्यार है तो मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। नहीं पापा, बहुत सुन ली इनकी खरी खोटी, चलो यहाँ से चलते हैं। इतने दिनों में आज पहली बार बंटी नैना को इतनी बेबस रूप में देख रहा है। मुझे माफ करना मैडम, मैंने ये बात आपसे पूछी और मुझे क्या पता था कि ये इतनी ठेस पहुंचाने वाली बातें हैं। मैं इनके बारे में कभी दोबारा बात नहीं करूंगा। विक्रम की ये सारी सच्चाई जानने के बाद बंटी को विक्रम के पास जाने में बहुत ही तकलीफ हो रही थी। तो जैसे ही जाता है वो देखता है कि विक्रम तो वहाँ नहीं है, न जाने कहाँ चला गया होगा। जहाँ भी गया हो मुझे क्या, विक्रम का अंदर का ज्ञान उसे उस हवेली की तरफ ले गया था। और एक ताजुब की बात भी थी, उसे जाते ही सुराग मिलने लगे थे। अरे ये बदबू कैसी। वो थोड़ा सा अंदर जाकर देखता है। अरे तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? जल्दी से सही सही बोल वरना घसीटते हुए ले जाऊंगा। ठीक है, नहीं बोलेगा ना तो फिर चल, तुम्हारा राज सबके सामने खोलता हूँ। विक्रम ने सभी गाँव वालों को इकट्ठा किया और सभी के सामने मुखिया जी के बेटे की धुलाई करने लगा। जल्दी बोल, इतने खून क्यों किए तूने? ए इंस्पेक्टर, मेरे बच्चे को हाथ लगाने की जरूरत कैसे की तूने? अरे सरपंच साहब, ये तो सिर्फ शुरुआत है, अब इसे ही सारे कत्लों की सजा काटनी होगी। मुखिया जी बोलते हैं, क्या सबूत है मेरे बेटे के खिलाफ? विक्रम बोलता है कि इसको इतना मारा, इसने अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं बोला। सरपंच बोलता है कि जिस बारे में तुमको नहीं पता उस बारे में बात ना ही करो तो अच्छा है इंस्पेक्टर। सरपंच बोलता है कि मेरा बेटा मानसिक रूप से बहुत बीमार है, वो आए दिन किसी भी जानवर के सिर को काटकर अलग कर देता है, इसीलिए हमने इसे हवेली में बंद किया है। और रही बात साड़ी की, तो वो मेरी बीवी की है। अगर इसको गांजा नहीं मिले तो ये अपनी बीमारी की वजह से लोगों को हानि पहुंचाने लगता है। सरपंच बोलता है कि और कुछ पूछना है इंस्पेक्टर? हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ, आप बताइए कि इस हवेली में ऐसा क्या है जो इसके अंदर कोई नहीं जाना चाहता? गांव का एक आदमी कहता है कि इस हवेली में एक चुड़ैल का वास है दरोगा। आखिर ये सब क्या हो रहा है? क्या सच में इस हवेली में कुछ चुड़ैल का वास है? कहीं ये सरपंच का बेटा ही तो खूनी नहीं? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये हम सब देखेंगे पार्ट 7 में। पार्ट 7 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए राधे राधे।